Good morning to all the students of class 10. Today in this video, we are going to discuss a new and another important topic, that is arithmetic progression. Okay, in short it is called as AP. We write it as AP. Okay, so arithmetic progression. Actually this is an important concept because it is used in your daily life very much. Okay, and means everywhere you will be having situations in which we are having a particular sequence of things or particular patterns of thing. Okay, like if I write this that natural numbers are 1 2 3 4 up to so on. Okay, so this is basically representing an AP. This is an arithmetic progression. We will discuss in detail in the coming part. ओके, वीडियो के जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे वी विल डिस्कस इन डिटेल दैट हाउ इट इज इन AP and what is the arithmetic progression. But actually if you will see your NCERT book, and I am taking example from there, if there are many examples given, okay, in your book, so go through them. I always focus and I always recommend to read the notes or to read the content of the NCERT line by line, ठीक है ना. So you should go through the examples that are given in your book to understand the AP. ठीक है, उन पैटर्न्स को आप समझने में आपको हेल्प मिलेगी अगर आप अपनी बुक से देखेंगे तो एंड एग्जाम्पल्स देखेंगे तो. लाइक ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ स्टार्ट हुआ है और ये आपकी बुक में ही एग्जाम्पल है. तो ये आपका सैलरी का एग्जाम्पल है, ये लेंथ का एग्जाम्पल है. ठीक है, तो अगर मैं ये सेकंड पार्ट को कंसीडर करूं, इफ आई टॉक अबाउट दिस सेकंड पार्ट और इसको मैं एक्सप्लेन करूं, सी व्हाट दे आर सेइंग, द लेंथ ऑफ द रंग्स ऑफ अ लेडर डिक्रीज यूनिफॉर्मली बाय 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम टू टॉप. ठीक है, यूनिफॉर्मली मीन्स एक जैसा, उसमें कोई चेंज नहीं है. हर एक बॉटम से टॉप पर हर एक रंग पर मीन्स हर एक इस पर आपका जो ये बीच में so in every this point, okay, after every this point it is decreasing by 2 centimeter. So the bottom rung is 45 centimeter in length. ठीक है, the length in centimeter of the first, second, third up to 8th रंग और जितने भी इसमें रंग हो आगे from the bottom to the top are respectively, क्या 8th तक निकाले हैं. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8th तक. तो लास्ट वाली का 45 था. हमें पता है कि बॉटम से टॉप पर जब जा रहे हैं यूनिफॉर्मली 2 सेंटीमीटर डिक्रीज हो रहा है, तो सेकेंड वाली का कितना होगा 43. फिर 43 में से -2 किया 41 में से -2 किया 39, 37, 35, 33, 31. So basically this is an AP. This type of sequence is called an arithmetic progression. इसी टाइप से आपकी ये AP है जैसे, ठीक है, आपका एक GP होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसका एक अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है, और एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी होता है जिसका एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. ठीक है, हमें यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे डिटेल में डिस्कस करना है और इसका कैरेक्टरिस्टिक देखना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता कैसे है, और हम उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे. ठीक है, जैसे आपका फर्स्ट पार्ट भी है, इसी एग्जांपल का एक और एग्जांपल ले लेते हैं. तो फर्स्ट पार्ट में देखो क्या लिखा है, रीना अप्लाइड फॉर अ जॉब एंड गॉट सिलेक्टेड. शी हैज बीन ऑफर्ड अ जॉब विद अ स्टार्टिंग मंथली सैलरी ऑफ ₹8,000. तो स्टार्टिंग मंथली सैलरी जो थी वो 8,000 थी, with an annual increment of ₹500 in her salary. और annual increment जो हो रहा था वो 500 रुपीज हो रहा था सैलरी में. ठीक है, हर साल 500 रुपीज इंक्रीज हो जाता था एनुअल इंक्रीमेंट. हर सैलरी इन रुपीज फॉर द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड डैश 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 मीन्स आगे के ईयर्स के लिए विल बी रिस्पेक्टिवली क्या होगी. फर्स्ट ईयर के लिए 8,000 पर मंथ की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में क्योंकि कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, जैसे ही फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ 500 रुपीज का इंक्रीमेंट लिया, तो 8,500 सेकेंड ईयर में मिलती रही उसको पर मंथ. उसके बाद फिर सेकेंड ईयर कंप्लीट होने के बाद 500 रुपीज का इंक्रीमेंट. तो आप ये देख रहे हैं कि ये एक सीक्वेंस है नंबर्स की, और इसमें आपका जो इंक्रीमेंट है वो यूनिफॉर्म है. मतलब यहाँ पर 500 का इंक्रीमेंट है तो यहाँ पर भी 500 का इंक्रीमेंट है. अगेन दिस इज एन AP. ये फिर से एक AP है. ठीक है,
सो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और आपकी जो बुक में गिवन है आप उन हर एक एग्जांपल्स को लाइन बाय लाइन रीड कीजिएगा, थिंग्स विल बिकम मोर क्लियरर टू यू। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली में वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू क्लास 10, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रोल ये है कि जब आप अभी आगे इस चैप्टर में देखेंगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जब हमें ये पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर गिवन इस तरह के नंबर्स की सीक्वेंस एपी में है, तो हमें क्या चीजें पता चलती हैं? फर्स्ट टर्म, ठीक है, हम उससे क्या निकाल सकते हैं? लास्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। ये कुछ टर्म्स हैं जो इस एपी के कॉन्टेक्स्ट में यूज की जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बात है वो ये है कि एपी का यूज हमारी डेली लाइफ में इसलिए होता है, जैसे कि एक डेली लाइफ प्रॉब्लम है सैलरी वाली, तो आपका अगर आपको कोई कहे कि आफ्टर 10 ईयर्स या इन द 10th ईयर या इन द 15th ईयर सैलरी क्या होगी, तो सी मैंने क्या बोला, इन द 15th ईयर सैलरी क्या होगी, तो उसके लिए आपको 15 तक ऐसे 500 500 500 इंक्रीज करके सैलरी लिखने की जरूरत नहीं है। यू विल यूज द फॉर्मूला ऑफ द एपी दैट ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मैं एक्सप्लेन करूंगी कि ये क्या है, ठीक है। तो इस टाइप से आप फॉर्मूला लिखेंगे एपी का, और अगर आपसे सम पूछा जाए, समेशन पूछा जाए, तो भी हम एपी के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास सम ऑफ द एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है। सो बेसिकली ये हमारी डेली लाइफ प्रॉब्लम को सिंपलर एंड इजियर करने के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूज किया जाता है। इसीलिए मैंने आपको बिगिनिंग में बोला कि इसका हमारा डेली लाइफ में सिग्निफिकेंस है। सो दैट्स व्हाई वी आर रीडिंग एंड वी आर लर्निंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ये इंट्रोडक्शन था। इसके आगे इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब आपके इस चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं। कमिंग वीडियोज में आपको वो मिलेंगे। एंड इट इज अनदर इम्पॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम से इस चैप्टर में से हर एक कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है 100%। ओके, सो watch every video completely and carefully from beginning till the end and understand the concept. Okay, अब हम आगे बढ़ते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशंस और उसमें जो टर्म्स यूज्ड हैं वो हम देखते हैं. ओके, so let us move further toward the definition and the other terms related to arithmetic progression. Okay, arithmetic progression AP. So I have written some terms, some sequence like consider 1, 2, 3 up to so on. So I have told you that this is an AP. After that you can have second part like 100, 70, 40, 10 up to so on. Again I will say that this is an AP. Okay, and 5, 5, 5 it is going 5, 5 only. Okay, so again this is an AP. So basically आपने ये सीखा अभी तक दैट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो सीक्वेंस है, वो पैटर्न ऑफ नंबर्स है जिसमें आपका एक यूनिफॉर्म नंबर आप ऐड करते हैं. आपने यूनिफॉर्म नंबर ऐड किया हुआ होता है. मीन्स उनका जो फर्स्ट सेकेंड टर्म का अगर मैं डिफरेंस देखूं, दिस इज द फर्स्ट टर्म, ओके, एंड दिस इज सेकेंड टर्म. सो फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म का अगर डिफरेंस देखूं सो इट इज 1. सेकेंड और थर्ड टर्म का अगर डिफरेंस देखूं इट इज 1. सो ये यूनिफॉर्म डिफरेंस रहेगा थ्रू आउट द सीक्वेंस. सो देयरफॉर दिस इज एन एपी. अगर ये यूनिफॉर्म नहीं है डिफरेंस, मतलब अगर आपका ऐसा होता है कुछ कि 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से अगर कोई सीक्वेंस लिखी हुई है तो आपको पता है इनका डिफरेंस तो 0 है, इनका डिफरेंस 1 है, इनका डिफरेंस 0 है, इनका डिफरेंस 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है, लेकिन यूनिफॉर्म तो नहीं रहा ना डिफरेंस. सो देयरफॉर आई विल से दैट दिस इज नॉट एन एपी. ये आपका एपी नहीं होगा. एपी होने के लिए आपका डिफरेंस यूनिफॉर्म होना चाहिए. सी सेकेंड टर्मिनोलॉजी दैट आई हैव रिटन हियर इज टर्म. ईच ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट इज कॉल्ड एज टर्म. तो जब आपकी एक एपी वाली सीक्वेंस आपके पास होती है, एपी होता है, उसमें हर एक जो नंबर होता है, हर एक जो क्वांटिटी होती है दैट इज कॉल्ड एज टर्म. उसको हम टर्म बोलते हैं. दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. फिर जब ये डैश 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 अगर हम एक टर्म यूज करते हैं nth टर्म. nth टर्म मीन्स जो nth प्लेस पर है. ओके, दैट विल बी कॉल्ड एज nth टर्म. ये भी एक टर्म, एक टर्मिनोलॉजी है. जब आपको बोला जाएगा nth टर्म मीन्स इट इज एट nth प्लेस. ठीक है, nth प्लेस पर आगे n तक ये जा रहा है. ओके,
सो ये जो आप देख रहे हैं और ये इनफाइनाइट एपीज देख रहे हैं आप, इसमें आपका कॉमन डिफरेंस 0 है, ठीक है ना, इसमें आपका कॉमन डिफरेंस 0 है, देयरफॉर इट इज एन एपी। टर्म मैंने आपको बताया, ईच ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट इज कॉल्ड एज टर्म। नाउ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन देखिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी भी बोल सकते हैं, इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, नंबर्स की लिस्ट है, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड by adding a fixed number to the preceding term except the first term. For example, तो उन्होंने बोला कि AP है एक लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसमें आपको ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड, जिसमें हर एक टर्म आप ऑब्टेन कर रहे हैं, पा रहे हैं बाय एडिंग, ऐड करने पर अ फिक्स्ड नंबर, एक फिक्स्ड नंबर, मतलब फिक्स्ड नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर फिक्स्ड नंबर 1 है, यहाँ पर आपने फिक्स्ड नंबर 1 ऐड किया, यहाँ पर आपने फिक्स्ड नंबर -30 ऐड किया, समझ रहे हैं आप। 100 में मैं अगर ऐड करूंगी -30 तभी तो 70 आएगा। यहाँ पर 70 में मैंने ऐड किया -30 तभी तो मेरा 40 आया। तो एक फिक्स्ड नंबर ऐड कर रहे हैं आप हर एक टर्म में दूसरी टर्म को पाने के लिए, ठीक है, टू द प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग पहली वाली टर्म में आप ऐड कर रहे हैं, पहली वाली टर्म में ऐड कर रहे हैं, तब आपको दूसरी टर्म मिल रही है। तो क्या लिखा है, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। हाँ, फर्स्ट टर्म आपकी फर्स्ट टर्म होती है, उसमें कुछ आपने ऐड नहीं किया है, वो स्टार्टिंग है एपी का। तो फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकी सारी टर्म्स में आप एक यूनिफॉर्म नंबर, एक फिक्स्ड नंबर ऐड करेंगे, जिससे कि आपको आगे की टर्म्स मिलती हैं एपी की। इसी को एपी कहा जाता है। दिस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर इन द प्रीसीडिंग टर्म, देयरफॉर दैट विल बी कॉल्ड एज एन एपी। ठीक है, तो अब आपको एपी की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि एपी कौन से होते हैं या कौन से लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी नहीं होंगे। अब आगे देखिए, द फिक्स्ड नंबर, जो फिक्स्ड नंबर है, जो फिक्स्ड नंबर आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ऐड करने की बात बोल रहे हैं, सब्ट्रैक्ट वगैरह को इसमें कंफ्यूज नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि आपको पता है कि सब्ट्रैक्ट मतलब अगर आप कॉमन लैंग्वेज में कहें तो आप लोग ये कहेंगे कि 100 में से 30 माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया और 70 आ गया, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर ऐड की बात हो रही है, एडिशन ही, क्योंकि सब्ट्रैक्शन इज नथिंग, सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन इज द एडिशन ऑफ अ नेगेटिव नंबर। ओके, तो वो तो हम चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए सब्ट्रैक्शन यूज कर लेते हैं अलग टर्म, बट इट इज बेसिकली एडिशन ऑफ अ नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो आप ऐड ही करते हैं, हम समझ रहे हैं, एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। हाँ, वो नंबर, उसके बाद देखिए आप क्या लिखा है, द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं डी से, स्मॉल डी से, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आप लिखते हैं ए डॉट पी, ए पी, कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी, ठीक है। द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। फिक्स्ड नंबर वही वाला जो आप ऐड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस था 1, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है -30, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है 0, ठीक। सो the fixed number is called common difference D of the AP. It can be positive, नेगेटिव और 0। तो जो आप ऐड कर रहे हैं नंबर, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे आपने -30 ऐड किया, नेगेटिव भी हो सकता है, और 5 वाले में आपने कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहे हैं 0। सो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। दिस इज द थिंग। नाउ लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द जनरल फॉर्म ऑफ द एपी, और थोड़ा सा डिटेल में इसको समझते हैं। Now you have understood about the terms and the common difference D of the AP. Now if we say that let the first term, अगर मैं आपसे कहूं कि let the first term of AP is A1, ठीक है, first term of AP is A1, और मैं आपसे बोलूं that second term of AP is A2, ठीक है, A2 ऐसे डिनोट करेंगे, स्मॉल a से ही डिनोट करते हैं जनरली, यही डिनोशन होता है, नोटेशन होता है, आप इसको याद रखेंगे। और अगर मैं कहूँ कि थर्ड टर्म ऑफ AP इज A3 एंड लाइकवाइज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और उसके बाद आई एम सेइंग दैट nth टर्म, ठीक है ना, n प्लेस पर। अब मुझे nth टर्म कहने का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स इसमें हैं, दैट इज n। ओके, अब वो 1000 भी हो सकते हैं, 1500 भी हो सकते हैं, 10 टर्म्स भी हो सकते हैं। ओके, सो nth टर्म इज डिनोटेड बाय a और सबस्क्रिप्ट में आपका n।
ए और उसके बाद छोटा सा एन। तो इसको डिनोट करना और लिखना ढंग से सीखिएगा, ऐसे नहीं लिखना कि A3 ऐसे लिख दिया, इट इज रॉन्ग। ओके ना, A और फिर सबस्क्रिप्ट में 3 AN। सो दीज आर द nth टर्म। देन द AP विल बिकम AP को फिर आप कैसे लिखेंगे, अगर ये आपकी जनरल टर्म्स हैं, ठीक है, जनरल से आपने डिनोट किया, देन AP विल बिकम A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN। ठीक है, दिस विल डिनोट योर AP एंड उससे आपका क्या होगा नाउ, अगर मैं अभी आपने AP सीखा, ठीक है, उसके बाद कॉमन डिफरेंस की बात करी थी, तो आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो है कि A1 में मैंने कुछ ऐड किया और मुझे A2 मिला, ठीक है, A2 में मैंने कुछ ऐड किया तो मुझे A3 मिला, ये कॉमन डिफरेंस था आपका। तो अगर मुझे कॉमन डिफरेंस D निकालना है तो मैं क्या करूंगी, A2 में से A1 माइनस कर दो, A3 में से A2 माइनस कर दो, जैसे यहाँ पर था A2 मुझे मिला है A1 में कुछ ऐड करके, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, A2 में से A1 माइनस करूंगी, 70 में से 100 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, -30। इसका मतलब -30 ऐड करके आपको 70 मिला, ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि डिफरेंस निकालने के लिए, मतलब A2 माइनस A1 जो डिफरेंस है, सेकेंड टर्म को ही, मतलब जो आपकी आगे वाली टर्म है, ठीक है, सक्सेसिव टर्म जो है उससे पहले वाली टर्म को ही माइनस करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि A1 बड़ा है, A1 100 था, A1 बड़ा है, A1 में से A2 माइनस कर दिया, नो, दैट विल बी रॉन्ग। समझ रहे हैं आप, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होता है, इसीलिए मैंने बोला कि एडिशन ही होता है, सब्ट्रैक्शन जो है उसको हम बोलते हैं एडिशन ऑफ अ नेगेटिव नंबर। इसीलिए बोलती हूँ हमेशा दैट कंप्लीट वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बीच में कुछ चीजें होती हैं जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, फिर आप वही मिस्टेक एग्जाम में करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। समझिए इस बात को कि कॉमन डिफरेंस यहाँ ऐड करने पर आपको A2 मिला, तो आप A2 में से ही A1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, चाहे उनमें से A1 बड़ा हो या छोटा हो, A2 बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस हुई, उसी तरीके से ये इक्वल होगा, ये डिफरेंस जो था A2 माइनस A1, इनके बीच का डिफरेंस, दिस इज A2 माइनस A1, ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस इक्वल होगा A3 माइनस A2, तभी तो ये AP में है, ठीक है, तो A3 माइनस A2 के इक्वल होगा। सिमिलरली ऐसे ही आपका ये जो AN है, आप समझ सकते हैं कि AN से पहले कौन सी टर्म प्रेजेंट होगी, AN माइनस 1, यही प्रेजेंट होगी ना। जैसे देखो A2 है, 2 से पहले क्या प्रेजेंट है 1, 3 से पहले क्या प्रेजेंट है 2, वैसे ही N से पहले क्या प्रेजेंट होगा N माइनस 1, मतलब उससे एक लेस, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू AN माइनस 1। ये वाली टर्म्स को आपको ठीक से समझना है कि इसका मतलब क्या है, और मैंने डिटेल में बता दिया है, इससे डिफरेंट इसका कुछ भी मतलब नहीं है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ से रिलेट करके देखिए, अगर n लिखा है तो उससे पहले n माइनस 1, उससे एक लेसर नंबर ऑफ टर्म होगी, क्योंकि टर्मिनोलॉजी है, ये नोटेशन है, ये आप डिनोट कर रहे हैं, ओके। सो दिस all these difference are equal, ये सब आपस में equal है, and this is equal to what, this is equal to D, which is our common difference. Okay, so here in this we talked about the जनरल फॉर्म ऑफ AP, कि जनरल फॉर्म में AP ऐसे लिखी जाएगी और ये डिफरेंस जो है ये आपका सेम होगा, मतलब AP की लिस्ट है ये, ठीक है ना, AP की लिस्ट है ये, एंड दिस A2 माइनस A1 से ही आपको D निकालना है, A3 माइनस A2 से ही D निकालना है। ये हमेशा याद रखना है कि सेकेंड वाली टर्म में से या सब्सिक्वेंट टर्म में से आप प्रीसीडिंग टर्म माइनस करेंगे, और ये भी मैंने आपको बता दिया वीडियो में। वीडियो को दोबारा देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे ज्यादा डिटेल में ये एक्सप्लेन नहीं हो सकता है, ओके। सो देयरफॉर नाउ जनरल फॉर्म ऑफ AP मैं लिख रही हूँ, ठीक है, ये सिर्फ लिस्ट था नंबर्स का। नाउ जनरल फॉर्म ऑफ AP इज, so now further what we have, therefore we have A plus D, A plus 2D, A plus 3D up to so on, ठीक है ना, जहां तक भी ये होगा, represents an AP where A is the first term, A आपकी first term है, this is your first term, and D is the common difference जो अभी मैंने explain किया, ठीक है, D is your कॉमन डिफरेंस। तो आपको सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस समझ में आ गया है ए फर्स्ट टर्म का और कॉमन डिफरेंस का। सो डी इज द कॉमन डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ एन AP, दिस इज योर जनरल फॉर्म ऑफ एन AP,
ओके, नाउ अगर मैं आपको इस बात को, ये जो आपने लिखा है इसको एक एग्जांपल से समझाऊं, और सिंपल सा एग्जांपल ले रही हूँ, लाइक आपका 1 2 3 4 अप टू सो ऑन यही था, ठीक है। तो आपको पता है कि ये एक एपी है, और आप लोग ये भी बता सकते हैं कि इसकी फर्स्ट टर्म जो है दैट इज 1, और आप ये भी बता सकते हैं कि डी जो है दैट इज कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो 1, सो द कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो 1, ठीक है। ये आप क्लियरली बता सकते हैं। नाउ अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, ठीक है, तो आपको पता है दैट दिस ए इज 1, ठीक है, ए आपका 1 है, ओके, एंड डी इज ऑल्सो 1, डी भी 1 है। तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या है 1, अगर मैं इसमें पुट करूं, ठीक है। ए और डी मुझे पता है, अब मैं ये नहीं जानती कि ये एपी क्या है, समझ लीजिए कि मैं ये नहीं जानती कि ये एपी क्या है, ठीक है, और मैं एपी नहीं जानती, मैंने ये हाइड कर दिया, मुझे बस इतना पता है कि फर्स्ट टर्म और डी क्या है और ए क्या है, ठीक है, और ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी है। इसका मतलब मैं ए और डी की हेल्प से एपी बना सकती हूँ, क्योंकि मुझे जनरल फॉर्म ऑफ एपी पता है, जैसे आपका पॉलिनोमियल्स में होता था, ठीक है ना। तो जब मेरे पास ए और डी अगर मुझे पता है, तो मैं कोई भी एपी को कंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है, एक्सरसाइज 5.1 में भी है कि आपके पास फर्स्ट टर्म और डिफरेंस गिवन है, डी गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 5.1 का। तो फर्स्ट टर्म और डी गिवन है, और आपको एपी बनानी है, या एपी की 4 टर्म्स या एपी की 5 टर्म्स लिखनी है। तो वो चीज भी देखिए आप, जब आपके पास फर्स्ट टर्म और डी है, तो आप इस जनरल फॉर्म की हेल्प से एपी बना सकते हैं, एपी लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपने ए लिख लिया, ए आपका हो गया 1, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, ए प्लस डी मतलब 1 + 1 दैट इज 2। उसके बाद आपका क्या है, a + 2d क्या होगा, a + 2d आपका होगा 1 + 2 × 1 दैट इज 3, इसका मतलब आपकी थर्ड टर्म आई 3। उसके बाद a + 3d क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर 3d हो जाएगा, मतलब 3 × 1 दैट इज 4। सिमिलरली आपकी सारी टर्म्स ऐसे ही लिखते रहेंगे आप, जिससे नेक्स्ट जो टर्म होगी वो होगी आपकी a + 4d, a + 5d, a + 6d, ठीक है ना। ऐसे आप ए और डी की हेल्प से आपने ये एपी लिख दिया, और ये देखिए कि आप ये एपी यही वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अब ये चीज समझिए, देखो हुआ क्या, ये डी 2d 3d क्यों हो रहा है, क्योंकि ए था, ठीक, सेकंड टर्म ए में आपने डी ऐड कर दिया, ठीक है। थर्ड टर्म के लिए आपने क्या किया, ए ये था, और 2d 2d ऐड हुए, 2d क्यों ऐड हुए, क्योंकि एक डी तो यहाँ वाला जो यहाँ पर था, और एक डी यहाँ वाला, तभी तो 2d हुए, तभी तो ये जंप होके थर्ड टर्म बनी a + 2d, ठीक है। तो ये भी बात को ध्यान रखेंगे कि जो ये आपका a + d, a + 2d, ठीक है, a + 3d अप टू सो ऑन होता है ना, ठीक। इसमें आपका दिस a इज योर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है a + d, ठीक है, थर्ड टर्म है a + 2d, फोर्थ टर्म है a + 3d। तो आप कुछ देख रहे हैं, यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब फोर्थ टर्म लिख रही हूं ना मैं, तो यहाँ पर a + 3d हो रहा है, समझ रहे हैं, मतलब 4 में से -1। जब थर्ड टर्म लिख रही हूं तो 2 है यहाँ पर, मतलब 3 में से -1 2। जब सेकेंड टर्म लिख रही हूं तो यहाँ पर 1 है d के साथ मल्टीप्लीकेशन में, मतलब 2 में से -1 1। सो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, वैसे ये आगे का कॉन्सेप्ट था, बट दिस इज योर, अगर आपका सेकेंड टर्म होता है a + d, थर्ड टर्म होता है a + 2d, फोर्थ टर्म होता है a + 3d, तो अगर मैं आपसे कहूं कि 10th टर्म बताइए, 10th टर्म कैसे लिखेंगे, तो 10th टर्म आप समझ रहे होंगे इस पैटर्न से कि 10th टर्म कुछ नहीं होगा, a होगा, क्योंकि 10 टर्म मतलब ये वाले एपी को आप 10 तक लिख लीजिए, या आप ये वाले एपी को a + 2d, a + 5d, 6d, a + 7d, a + 8d ऐसे करके लिख लीजिए, वही तो 10th टर्म होगा। तो समझिए कि 10th टर्म मतलब a मतलब आपका फर्स्ट टर्म, उसमें ऐड होंगे 9 टाइम्स d, समझ रहे हैं आप। जैसे फोर्थ टर्म लिखने के लिए मेरे को 3d ऐड करने पड़े, एक d यहाँ का, एक d यहाँ का, एक d यहाँ का, वैसे ही जब मैं 10th टर्म लिखूंगी तो a + 9d, दिस विल बी योर 10th टर्म।
और अगर मैं आपसे अब जनरल फॉर्म कह रही हूँ, जनरलाइजेशन कर रही हूँ, इस पैटर्न का जनरलाइजेशन कर रही हूँ और nth टर्म की बात कर रही हूँ, तो आप समझिए nth टर्म क्या होगा, मतलब a प्लस a में आप ऐड करेंगे और हमेशा 10 में से -1 9 हो गया है ना, 2 में से -1 3 में से -1 2 4 में से -1 3, तो n में से भी क्या होगा n-1, nth टर्म होगी a प्लस n-1 टाइम्स d. दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द nth टर्म, जो कि आपका आगे दूसरे सेक्शन में है 5.1 एक्सरसाइज के बाद, लेकिन मैंने अभी बता दिया है it is most important that what is the nth term of an AP. The formula for nth term is formula for nth term of an AP. This is the formula for nth term of an AP, that nth term of any AP arithmetic progression will be a plus n-1 into d. ठीक है, and it is denoted by, nth term is denoted by, this is written as, इसको हम डिनोट करते हैं a n से, nth टर्म इज डिनोटेड बाय a n. सो हम ऐसे भी लिखते हैं दैट a n इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू d. ये इस टाइप से भी लिखा जाता है, मीन्स, और वी कैन राइट इट लाइक दिस. सो दिस इज द डेरिवेशन दैट इज डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट सेक्शन. ठीक है ना, जहां पर आपका 5.3 सेक्शन में दिया हुआ है, 5.3 सेक्शन देख सकते हैं आप यहाँ पर. ठीक है, मतलब 5.1 एक्सरसाइज के बाद आपका ये है nth टर्म ऑफ एन एपी. पर ये डेरिवेशन क्योंकि जनरल फॉर्म से लिंक्ड था, इसलिए मैंने ये आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर दिया. तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. यू कैन सी हेयर ऑल्सो, दिस इज योर एनसीईआरटी बुक. सी व्हाट दे हैव रिटन, nth टर्म a n of the AP with first term a and the common difference d is given by a n is equals to a plus n-1 into d. और मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है कि आपका nth टर्म कैसे निकाला जाता है. ठीक है, हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 10th टर्म देखी, उसके बाद हमने जनरलाइजेशन किया nth टर्म का. सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और ये फॉर्मूला आपको जिंदगी भर याद रखना है, दैट a n इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी. इसको भजन की तरह रट लीजिए. ठीक है, किसी भी आपकी एक बहुत ही, जो चीज को आप बहुत याद करने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं, उस चीज की तरह इसको दिमाग में अपने बिठा लीजिए, दैट a n इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी. एंड दिस इज द nth टर्म ऑफ द AP, जिसका फर्स्ट टर्म a है और डिफरेंस d है, कॉमन डिफरेंस d है. और ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि ये कैसे निकला है. इससे बेटर एक्सप्लेनेशन इसका नहीं हो सकता. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द AP, और हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर हमारे पास गिवन है तो हमने AP लिखना भी सीख लिया है. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट सेक्शन इन योर बुक. एंड नाउ मूविंग फर्दर टुवर्ड द एक्सरसाइज 5.1. ठीक है, हमने बाकी सारी चीजें डिटेल में डिस्कस कर ली हैं. एक्सरसाइज 5.1 देखते हैं. सिंपल क्वेश्चंस हैं उन्हीं सब कॉन्सेप्ट से रिलेटेड. ओके, सी क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई. मतलब 4 सिचुएशंस आपके पास हैं एंड दे हैव गिवन कि इनमें से कौन सी सिचुएशंस में आपका लिस्ट ऑफ नंबर्स जो आप निकालेंगे इन्वॉल्व्ड, द लिस्ट ऑफ नंबर्स दैट आर इन्वॉल्व्ड, दे आर मेकिंग एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. कौन सी में आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो बना रहे हैं एंड वाई. ओके, सो फर्स्ट पार्ट गिवन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer. So basically आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये हुआ that taxi fare for first kilometer. ठीक है, आपको ये पता चल गया होगा अभी तक कि ये आपका AP बनेगा. दिस इज रुपीज 15 और उसके बाद फॉर एडिशनल किलोमीटर it is rupees 8. Okay, so the list of fare is टैक्सी फेयर की लिस्ट क्या होगी आपकी, दैट 15 फर्स्ट किलोमीटर के लिए, सेकेंड किलोमीटर के लिए आपका एडिशनल किलोमीटर के लिए क्योंकि 8 दे रहे हैं. ठीक है, तो 15 प्लस 8 आपका हो जाएगा 23. उसके बाद 23 एंड देन फिर एडिशनल किलोमीटर, अगर आपने और एक और किलोमीटर ज्यादा चले आप, ठीक है, आपने यूज किया टैक्सी, देन 23 प्लस 8 यू विल हैव 31.
फिर उसके बाद यू विल हैव 39. सो दीज आर द लिस्ट ऑफ फेयर दैट यू विल गेट कि 15 फर्स्ट किलोमीटर के लिए, एडिशनल किलोमीटर के लिए आपका ₹8 ऐड होता रहेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे सैलरी वाला क्वेश्चन था आपका. ठीक है. सो दिस बिकॉज हेयर नाउ यू विल राइट द AP. उसके बाद आप लिखेंगे हेयर द D दैट इज कॉमन डिफरेंस इज 23 - 15 इज इक्वल्स टू 8. ठीक है. इट इज सेम, सो देयरफॉर इट इज एन AP. क्योंकि ये सारी जगह पर सेम है, इट इज एन AP. सो इसलिए ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाता है. ठीक. उसके बाद सेकेंड पार्ट अगर देखेंगे, सेकेंड पार्ट अच्छा पार्ट है. ठीक है. सो सेकेंड पार्ट देखेंगे, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर. ठीक है. अमाउंट ऑफ एयर जो कि सिलेंडर में प्रेजेंट है वो आपको लिस्ट निकालनी है. व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स, जब एक वैक्यूम पंप रिमूव कर देता है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम. मतलब पहली बारी में जितनी वॉल्यूम है उसके अंदर, उसके बाद हर एक टाइम, एट अ टाइम मीन्स हर एक टर्न पर जो आपका वैक्यूम पाइप है वो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम प्रेजेंट, जो भी रिमेनिंग वॉल्यूम रह जाती है हर बारी में, उसमें से 1/4 को वो बाहर निकाल देता है. ठीक है. सो हमें बताना है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर एट ईच रिमूवल इज इन AP और नॉट. ठीक है. वो AP में है या नहीं. सो अगर हम माने कि लेट द वॉल्यूम इन बिगिनिंग, let the volume of cylinder in beginning is equals to V. अगर हमने V मान ली, ठीक है, so it removes vacuum pipe removes 1/4 of V at a time, है ना, वॉल्यूम का. ठीक है. सो 1/4 ऑफ वॉल्यूम एट अ टाइम. ओके. सो देयरफॉर वी हैव, तो हमारे पास लिस्ट क्या बनेगी, स्टार्टिंग में आपका V है. ठीक है. V वॉल्यूम है, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया और आपके पास फर्स्ट वॉल्यूम हो गई, वो V है. उसके बाद दूसरे वाले में 1/4 ऑफ द V. अगर आपने V में से ये सेपरेटली यहाँ पर देख लीजिए. ठीक है. अगर आपने V में से माइनस कर दिया 1/4 ऑफ वॉल्यूम, तो रिमेनिंग क्या होगी, 3/4 ऑफ वॉल्यूम. ठीक है. अब 3/4 ऑफ वॉल्यूम थी, लेकिन अब दोबारा से वैक्यूम पाइप लगाया तो 3/4 ऑफ वॉल्यूम में से फिर से आपने 1/4 ऑफ दिस वॉल्यूम माइनस करेंगे आप. ओके. सो दिस 3/4 ऑफ वॉल्यूम में से जब आप 1/4 ऑफ वॉल्यूम माइनस करेंगे तो उसके बाद दोबारा से 3/4 ऑफ वॉल्यूम बचेगी. सो बेसिकली हुआ कि आपका V, उसके बाद 3/4 ऑफ V आया, उसके बाद 3/4 ऑफ V में से माइनस करोगे 1/4 ऑफ 3/4 ऑफ V. मतलब यहाँ पे 3 × 4 भी होगा. ठीक है. और ये आपका कितना आएगा, दिस विल बी, जब आप ये करेंगे सोल्यूशन, दिस विल बी योर 19/16V. 19/16V मतलब कि 3/4 का स्क्वायर V. ओके. 3/4 स्क्वायर V. समझ में आया. मीन्स 3/4 ऑफ V में से माइनस किया 1/4 ऑफ वॉल्यूम एट अ टाइम. मतलब 3/4 में से ये तो वॉल्यूम जो बची हुई थी, 3/4 ऑफ वॉल्यूम में से आपने माइनस किया 1/4 ऑफ 3/4 का 1/4, वो माइनस होगा 3/4 का 1/4. ठीक है. तो 3/4 का 1/4 माइनस किया, यू विल गेट 9/16 वॉल्यूम. इट इज इक्वल्स टू 3/4 स्क्वायर V. मतलब यहाँ पर मिलेगा 3/4 का स्क्वायर V. उसके बाद दोबारा से जब आप ऐसे ही करेंगे तो मतलब 9/16, उसके बाद क्या होगा आपका 9/16 V जो आपकी है, उसमें से आप माइनस करेंगे 1/4 ऑफ दिस 9/16 V. ठीक है. इसको करने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर, देन यू विल गेट 3/4 ऑफ क्यूब V. ठीक है. इस तरीके से आपको मिलता रहेगा. क्यों, तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि इसका डिफरेंस, ये D ये सेम नहीं है. ठीक है. दिस इज नॉट इक्वल्स टू दिस, तो ये डिफरेंस सेम नहीं है. देयरफॉर इट इज नॉट एन AP. इट इज नॉट एन AP. ओके. सो दिस इज योर सेकेंड पार्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आप ट्राई कर सकते हैं, कुछ सेम ही है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको फर्स्ट पार्ट बता रही हूँ, बाकी सारे पार्ट सिमिलरली होंगे, कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है.
एंड आप खुद से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी, फर्स्ट 4, सिर्फ 4 लिखनी है। व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन बिलो। ठीक है, ए और डी आपको दिया हुआ है और आपको टर्म्स लिखनी है, 4 टर्म्स, ए 10 है, डी 10 है। ठीक है, देयरफॉर द 4 टर्म्स क्या होंगी अगर मैं जनरल में लिखूं तो, ऑफ एपीआर क्या होती हैं 4 टर्म्स? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। आ गए ना हम 4 पे, 1 2 3 4 टर्म्स, और ये आपकी जनरल होती हैं। सो देयरफॉर क्या होगा आपका 10 प्लस 10 20, 10 प्लस आपका 20 मीन्स 30, एंड 10 प्लस, क्योंकि ए 10 है और डी भी 10 है, सो इट विल बी 10 प्लस ये आपका 40 हो जाएगा। सो दीज आर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। वैसे ही आपको बाकी टर्म्स में लिखना है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपका ए में डी ऐड होगा हमेशा, है ना। तो यहां पर जब आपका है ए और डी, तो ऐसे ही लिखेंगे आप, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इससे आपकी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होगी। उसके बाद आप ए की वैल्यू -1 पुट करेंगे, डी की वैल्यू हाफ ही पुट करेंगे। जो भी आपका निकल के आएगा सोल्यूशन, सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके वही लिखेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपका डी को ऐड करने से आपकी सब्सिक्वेंट टर्म मिलती है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। सारे बाकी पार्ट्स ऐसे ही होंगे। इन केस ऑफ एनी डाउट जस्ट आस्क मी इन द ग्रुप। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 says for the following APs write the first term and the common difference। तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, राइट करना है, जस्ट इतना सा काम करना है। ठीक है, 4 पार्ट्स हैं। देखो आप आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, 3 1 -1 -3। तो दीज आर ऑलरेडी इन एपी एंड दे आर आस्किंग यू टू राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। सो देयरफॉर वी विल से दैट द फर्स्ट टर्म सीधा सीधा दिखाई दे रही है, दैट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 3, and we can say that the common difference, ठीक है। तो बिकॉज ये एपी में है तो हमें कॉमन डिफरेंस हर बार चेक करने की जरूरत नहीं है। कॉमन डिफरेंस डी हमें निकालना है, दैट विल बी a2 माइनस a1, है ना। a2 माइनस a1 मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, सो इट विल बी 1 माइनस 3। ये आपका a1 है, ये a2 है, ये a3 है ना, अप टू सो ऑन। सो फर्स्ट 1 माइनस 3 इट विल बी -2, सो d इज इक्वल टू -2 and your first term that is a is equal to 3. This is the answer. बाकी सारे parts भी इसी तरीके से हो जाएंगे आपके। Now moving toward the question number 4. Question number 4 says which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. तो उन्होंने बोला कि ये पता लगाइए कि कौन से इनमें से AP हैं। इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं और सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट और अच्छे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहेगा। क्लास 10 में हमेशा आपको बोलती हूँ कि अगर आपने वीडियो को ध्यान से देख लिया, कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं आपके सामने, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं देखते, वीडियो नहीं देखते, डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करते हैं, तो आप क्वेश्चन में हमेशा फंस जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए विच ऑफ द, यहाँ पर आपने बोला है कि यहाँ पर चेक करना है कि ये कौन से इनमें से लिस्ट जो है नंबर्स के, ये एपी में है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी, अगर ये एपी में है, इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो हमें D निकालना है और उसके बाद 3 मोर टर्म्स लिखनी है। ठीक है, मीन्स आगे की 3 और टर्म लिखनी है। जैसे यहाँ पर अगर -12 है तो यहाँ पर प्लस D करोगे, आप एक टर्म लिखोगे, फिर वो टर्म जो आएगी उसमें प्लस D करोगे, दूसरी टर्म लिखोगे एंड तीसरी टर्म लिखोगे। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखो यहाँ से आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है। आप करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। तो एपी में चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि आपने बस यहाँ का डिफरेंस चेक कर लिया, बाकी छोड़ दिए और हो गया। नो, जितनी टर्म आपको दिखाई दे रही है ना, एग्जाम में भी ध्यान रखना है इस बात का, क्वेश्चन में जितनी टर्म्स आपको दिखाई दे रही हैं सबका चेक करना है डिफरेंस। ठीक है, सो वी हैव, हम क्या कहेंगे, दैट वी हैव 4 - 2 इज इक्वल टू 2, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि a2 - a1 इज इक्वल टू 4 - 2 इज इक्वल टू 2। उसके बाद आपका ये a1 a2 a3 a4, आप इनको ऐसे मार्क भी कर सकते हैं, a1 a2 a3 a4।
ठीक है। उसके बाद आपका A1 A2 माइनस A1 करके देख लिया आपने, 2 आया। उसके बाद A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, 2 के बाद 4 आ गया, ठीक है। तो यहीं से पता चल गया। अगर आप देखेंगे A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 16 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 8, सो हम कहेंगे सिंस A2 माइनस A1, मतलब 2 के बाद तो बिल्कुल पता चल जाएगा अगर AP में नहीं होगा तो, और होगा तो आपको सारे ही चेक करने हैं फिर भी। A2 क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर डिफरेंस सेम आ जाए, यहाँ पर डिफरेंस सेम आ जाए, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस अलग हो, ऐसा हो सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि AP में चेक करने के लिए आपको सारे चेक करने हैं। सो A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, ठीक है ना। A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, ये इक्वल नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP, ये आपका AP नहीं बनाता है। अगर हम 7th पार्ट देखते हैं तो यहाँ पर तो हमारा काम यहीं पर खत्म हो गया। अगर AP नहीं हुआ तो, अगर AP होता तो हम D निकालते। 7th पार्ट आपका है 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 अप टू सो ऑन। सो इट विल बी योर A1 A2 A3 A4, ठीक। नाउ A2 माइनस A1 आपने निकाला, इट विल बी योर माइनस 4 माइनस 0, इट विल बी माइनस 4। A3 माइनस A2 आपने निकाला, माइनस 8 ऑफ माइनस माइनस 4, इट विल बी योर माइनस 4 आंसर। तो आपने निकाल लिया, ठीक है, D सेम आ रहा है, लेकिन हम ये वाला भी चेक करेंगे, ओके, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर डिफरेंट हो। A4 माइनस A3 इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस ऑफ माइनस 8, इट विल बी माइनस 4। सो सिंस हम बोलेंगे कि ऑल द कॉमन डिफरेंस, सीधा हम ऐसे भी बोल सकते हैं और ऊपर वाले तरीके से भी लिख सकते हैं, ऑल द कॉमन डिफरेंस आर सेम देयरफॉर इट इज एन AP। अब हमारा एक हमें AP मिल गया, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे नाउ, अब AP अगर है तो उन्होंने पूछा है नाउ D निकालिए, नाउ D इज इक्वल टू माइनस 4, ठीक है, देयरफॉर 3 terms more are 3 terms more जो हमें आगे के लिखनी है वो क्या होंगी। पहली टर्म्स लिख लेंगे हम 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12, इतनी तो हमारी हो गई। इसके आगे 3 टर्म और लिखनी है, तो इट विल बी योर माइनस 12 में ऐड करेंगे, क्या होगा देखो यहाँ पर सेपरेट देख लो, माइनस 12 में ऐड करोगे D मतलब माइनस 4, सो इट विल बी योर माइनस 16, ठीक है। अब माइनस 16 में ऐड करोगे माइनस 4, ऐड किया है मैंने, ठीक है, इट विल बी योर माइनस 20, और वैसे ही माइनस 20 में ऐड करोगे माइनस 4, इट विल बी योर माइनस 24। दिस इज द सोल्यूशन, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने आपको 2 पार्ट सॉल्व किए, जितने भी बाकी सब पार्ट्स हैं उनमें सेम यही थिंग होनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द AP, जो हमने जनरल टर्म्स यूज की, एंड द एक्सरसाइज 5.1। नाउ जो आपका इसके बाद ये एक्सरसाइज 5.1 के बाद आपका ये सेक्शन है nth टर्म ऑफ एन AP, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ओके। उसके बाद आपका दैट nth टर्म ऑफ AP क्या होता है, ठीक है। नाउ इसमें आपका we will discuss the after this nth term we will have the exercise 5.2 और 1-2 कॉन्सेप्ट और that we will be going to discuss in the next video। so next video में हम nth term of an AP को और exercise 5.2 को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, but till then you will watch these videos completely and you will do exercise 5.1 and just try to understand the concept and watch the video completely and carefully and learn each and every concept, okay। concepts clear होंगे तो questions में कोई doubt नहीं होगा। so this is all for this video class 10। do as instructed and stay happy and stay safe at home।